हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं अंकित सर आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं जो इस बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जो जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। बच्चों, इस चैनल की मदद से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर देना। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विकसित देश तथा विकासशील देश में क्या क्या अंतर है। विकसित देश और विकासशील देश में क्या क्या अंतर है। ठीक है, विकसित देश क्या होता है और विकासशील देश क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है ना। तो विकसित देश मतलब होता है बच्चों, एक वर्ड में समझ सकते हैं, विकसित देश मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड, है ना, मतलब पूरी तरीके से वो विकसित हो चुका है। विकासशील देश में मतलब विकसित हो रहा है। ठीक है, वो अभी तक हुआ नहीं है, वो हो रहा है। जैसे कि इंडिया विकसित हो रहा है, जैसे कि चाइना विकसित हो रहा है। ठीक है, तो ये सब विकासशील देश है। विकसित कौन कौन हो चुका है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, जापान, ये सब क्या है आपका डेवलप्ड कंट्री, है ना। तो दोनों में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे विकसित देश में क्या क्या अंतर है। तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, विकसित देश तथा विकासशील देश में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, उसके बाद एक साइड आप विकसित देश कर देंगे, एक साइड आप विकासशील देश कर देंगे। चलिए, मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर आप आंसर को देख लीजिए। देखिए, पहले विकसित देश आखिर किसको कहते हैं वो उसको समझिए। विकसित देश वह देश जहाँ लोगों के प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, उसे विकसित देश कहते हैं। ठीक है, और लोगों के प्रति व्यक्ति आय मतलब एक लोगों की सालाना इनकम कितना है। ठीक है, एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का सालाना इनकम जो होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। तो जिस देश में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा वो सब देश विकसित देश की श्रेणी में आने लगते हैं। ठीक है, मतलब वह देश जहाँ लोगों के प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है उसे विकसित देश कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको रटना नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज आपको पकड़ना समझना है। ठीक है, समझ कर लिखिए, रटिए नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे को एसएसटी समझ में नहीं आता, होता है किसी किसी का, किसी को मैथ में समझ में नहीं आता, किसी को साइंस समझ में नहीं आता, किसी को इंग्लिश समझ में आता है। ठीक है, तो चीज़ों को आप रटिए, सीखिए। जब आप सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए सब कुछ आसान है। तो मैंने बता दिया पहला पॉइंट कि जहाँ लोगों के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होती है वो सब देश क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है, जीवन स्तर मतलब जो जीवन शैली जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। किसमें, विकसित देश में। इन देशों में शिक्षा दर भी उच्च होता है, मतलब लिटरेसी रेट, है ना, लिटरेसी मतलब साक्षर लोग इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जापान में करीब करीब 100% लोग पूरा शिक्षित है ना। जैसे कि अमेरिका, वहाँ पर बहुत पूरा मतलब सब लोग लगभग आपको शिक्षित मिलेंगे। ठीक है, अगला है, इसमें राष्ट्रीय आय अधिक होता है। राष्ट्रीय आय मतलब देश की इनकम, है ना, देश की इनकम। ठीक है, एक और वर्ड होता है जीडीपी, है ना, जीडीपी, है ना। तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो क्या? अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कौन कौन जानते थे जीडीपी का फुल फॉर्म, अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, कि मैं सर जानता था जीडीपी का फुल फॉर्म, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखो। तो उसका राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है, इन देशों में सार्वजनिक सेवाएं अधिक उपलब्ध होता है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं मतलब लोगों के लिए जो सार्वजनिक सेवाएं होती है ना, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इन देशों में परिवहन संचार की सुविधा अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित देश में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब हर जगह आपको मतलब आने जाने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा मिलेगा, अच्छी अच्छी सड़कें होगी, है ना। और उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस इत्यादि विकसित देश के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विकसित देश। अब चलिए विकासशील देश की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं प्यारा कमेंट कर देना अपने अंकित सर के लिए। ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए, विकासशील देश क्या होता है, चलिए समझते हैं। वह देश जहाँ लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसे विकासशील देश कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कैपिटा इनकम कम होती है वो विकासशील देश होती है। इसमें जीवन स्तर भी कम होता है। ठीक है, जीवन शैली जो होते हैं वो कम होता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। इन देशों में शिक्षा दर भी कम होता है। ठीक है, यहाँ पर कम होगा, कम। ठीक है, शिक्षा दर भी कम होता है, लिटरेसी रेट भी कम होता है। वहाँ पर मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, मतलब सभी लोग वहाँ पे शिक्षा हासिल किए नहीं रहते। कहाँ पे, विकासशील देश में। ठीक है, अगला पॉइंट है,
इसमें राष्ट्रीय आय भी कम होता है, राष्ट्रीय आय भी कम होता है, ठीक है, कम हो गया यहाँ पे, राष्ट्रीय आय भी कम होता है, ठीक है, किसमें, विकासशील देश में। इन देशों में सार्वजनिक सेवाएं कम उपलब्ध होता है, ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं जो होती है वो कम उपलब्ध होता है। परिवहन संचार की सुविधा भी कम मात्रा में होती है। संचार मतलब होता है बच्चों इंटरनेट वगैरह, है ना, इंटरनेट वगैरह, है ना, कम्युनिकेशन। तो परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब एवरेज रहेगा, सब कुछ क्या होता है, एक एवरेज होता है, ठीक है। और संचार जो होती है, इंटरनेट सिस्टम जो होती है वो भी एवरेज रहेगा, ठीक है। उदाहरण के रूप में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, उदाहरण के रूप में आपका बांग्लादेश भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, इंडिया भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 7 पॉइंट। इतना पॉइंट लिख दोगे बच्चों तो ये सब जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारा क्वेश्चन आएगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पर भी मैं कुछ अलग से मैं क्वेश्चन वगैरह भेजता रहता हूँ, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों ये सात और मैंने पॉइंट बता दिया, इतना आप लिखोगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स फिक्स मिल जाएगा। अब है यहाँ पर औसत आय क्या है, ठीक है, औसत आय क्या होता है, ठीक है, एवरेज इनकम क्या होता है। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। पूरा देश की जो कुल इनकम है, ठीक है, उसको कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी को औसत आय कहता है, ठीक है। जिसके फॉर्मूला आप लिखा हुआ कुल राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। तो ये इतना आप लिख सकते हैं, ये आपको 2 मार्क्स से आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से अलग है कैसे। चलिए पढ़ते हैं। तृतीयक क्षेत्रक जो है अन्य क्षेत्रक से अलग क्यों है बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। और द्वितीयक क्षेत्रक में प्राकृतिक क्षेत्रक में उत्पादन वस्तुओं का विनिर्माण करती है, जैसे गन्ना से गुड़ या चीनी का बनाना इत्यादि। देखो बच्चों इतना लंबा लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप रट जाइए, उसको पहले समझिए। तृतीयक क्षेत्रक जो होता है अन्य क्षेत्रक से अलग क्यों है। सबसे पहली बात कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है कि आपका प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है कि आपका जो प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कृषि, है ना, फसल उगाना, ये सब क्या प्राकृतिक का दिया हुआ है। पशुपालन, जानवरों वगैरह को पालना, ये सब क्या प्राकृतिक का दिया हुआ है। मत्स्य पालन, मछलियों को पालना, ये सब क्या प्राकृतिक दिया हुआ है, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र में उत्पादन जो वस्तु होता है, जो वस्तु बनती है प्राथमिक क्षेत्र से, जो वस्तु बनती है, जैसे कृषि करते हैं तो कृषि से क्या बनेगा, धान बनेगा, गेहूँ बनेगा, गन्ना बनेगा, ये सब ना बनेगा जब हम खेती करेंगे, है ना। तो उस चीज़ों से किसी और चीज़ों का बनाते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि हम गन्ना बनाते हैं, ठीक है, गन्ना को बोते हैं, ठीक है, गन्ना को उपजाऊ करते हैं तो उससे क्या बनता है, गुड़ बनता है या फिर चीनी बनता है। तो वो क्या हो गया, गुड़ या फिर चीनी जो बना वो क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। जबकि तृतीयक क्षेत्र में क्या होती है, सेवा देने का काम करती है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होती है, लोगों को सेवा प्रदान करती है, जैसे कि ट्रक, है ना, ट्रक हमें क्या करती है, सेवा देने का प्रदान करती है। बैंक हमें क्या करती है, सेवा देने का प्रदान करती है ना। जैसे कि उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण भी देना लिखा था, इसलिए उदाहरण भी दिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए। उदाहरण है, किसान सबसे पहले गन्ना की खेती करता है तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, और गन्ने से गुड़ बनाना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, और गुड़ को बेचने के लिए परिवहन या गाड़ियों को उपयोग किया जाता है तो वो परिवहन तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे किसान पहले क्या करता है, गन्ना को बोता है, ठीक है, गन्ना की खेती करता है, गन्ना की खेती करता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहला गया। गन्ने से गुड़ बना, चीनी बना, वो सब क्या कहला गया, द्वितीयक क्षेत्र कहला गया। और गुड़ को बेचने के लिए, चीनी को बेचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गाड़ी का उपयोग करेंगे, है ना, बड़े बड़े ट्रक का उपयोग करेंगे, है ना। तो वो क्या गया, ट्रक वगैरह क्या हो गया आपका तृतीयक क्षेत्र हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्या है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा में अंतर लिखिए। जलोढ़ मृदा और काली मृदा क्या होती है बच्चों। जलोढ़ मृदा को ये 2 तरीके का होता है, कि नई जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। जो बच्चे जानते हो कि नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं देखूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है, सभी बच्चे का रिप्लाई करूंगा। मैं देखूंगा कितने लोग आप लोग सही बता पाते हो, ठीक है। चलिए अगला इसका देखते हैं आंसर क्या है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे नदी के द्वारा आती है, ठीक है, नदी के बहाव से जो मिट्टी आती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ज्वालामुखी के द्वारा मेग्मा के जमाव से, ज्वालामुखी के द्वारा जो मेग्मा का जमाव होता है उससे जो मिट्टी बनती है उसको क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। अब इसमें जलोढ़ मृदा और काली मृदा में अंतर निम्नलिखित है। क्या है, जलोढ़ मृदा में क्या अंतर है, यह मिट्टी क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, फर्टिलिटी इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस मिट्टी हम लोग क्या क्या उपजाऊ करते हैं, सरसों का खेती करते हैं, गेहूँ का खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं। और इस मिट्टी में चूना का अंश भी होता है, जलोढ़ मृदा में चूना का अंश भी होता है। चलिए अब काली मृदा देखते हैं, काली मृदा क्या कह रहा है। काली मृदा, यह मृदा जो होता है
जलोढ़ मृदा की तुलना में कम उपजाऊ होता है, ठीक है, जलोढ़ मृदा की तुलना में वो कम उपजाऊ होता है। इस मिट्टी में हम लोग कपास की मुख्यतः खेती करते हैं, ठीक है। बच्चों ये सब जो काली मिट्टी है ना, ये सब ज़्यादा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वहाँ पे कपास को मुख्यतः खेती की जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का अंश होता है, ठीक है। इस मिट्टी में, मतलब काली मिट्टी में, काली मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का अंश होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का, ठीक है। तो बच्चों जो जो इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना, और दूसरी बात, जो जो इस वीडियो को देख लिए हो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे कर सकते हैं। और बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना कौन कौन ऐसे बच्चे हो जो 90% या फिर 80% लाना चाहते हो। आप कितना परसेंट लाना चाहते हो, आप कितना परसेंट लाना चाहते हो अपने एग्जाम में, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना। आप 80 लाना चाहते हो, 85% लाना चाहते हो, 90% लाना चाहते हो, कितना परसेंट लाना चाहते हो, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।